हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ लाइफ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मंकी पॉक्स को एक डब्ल्यूएचओ ने इंटरनेशनल कंसर्न की एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। आई थिंक इस 23 जुलाई को ही ये अनाउंसमेंट डब्ल्यूएचओ ने की है। और मैं काफी कंसर्न हो गई इसे लेके कि ये क्या होता है, क्या सिम्टम्स है, कैसे बचा जा सकता है। और सारी चीजों के लिए मैंने पढ़ना शुरू किया। सो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो एंड टू शेयर दिस गेन नॉलेज टू यू ऑल। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आइए जानते हैं मंकी पॉक्स के बारे में कि ये क्या है, कैसे स्प्रेड होता है, इसका क्यों सिम्टम क्या होता है और इसे कैसे क्योर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही होगा। सो आई एम श्योर कि अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पे हैं या न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो मेरी ही तरह ये सारी न्यूज़ आपके सामने आई होगी, जिसमें इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन जो कमिटी है, जो इंटरनेशनल लेवल पे हेल्थ इश्यूज के मैटर डिस्कस करती है, उसने दो इमरजेंसी मीटिंग की। और उसके बाद जो डब्ल्यूएचओ के हेड थे, डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और 23 जुलाई को मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया इंटरनेशनल लेवल की। तो ये दिस इज द रीजन व्हाई वी आर स्टडिंग दिस टुडे। तो आइए अब देखते हैं कि मंकी पॉक्स का ग्लोबल लेवल पे क्या स्टेटस है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डब्ल्यूएचओ ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। और मोर देन 16,000 केसेस मंकी पॉक्स के पाए गए हैं इस साल, और जिसमें 70 कंट्रीज में। और इसमें से 77% केसेस जो है वो लेट जून से शुरू होके अर्ली जुलाई तक पाए गए हैं। मतलब जून से लेके जुलाई तक ये बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ है, इसीलिए इसने सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन ये थोड़ी अच्छी बात है कि इसमें कैजुअलिटीज कम हुई है। 5 डेथ्स रिपोर्टेड हैं, वो भी अफ्रीका में। और शायद एक अभी इंडिया में रिपोर्टेड हुई है एज पर माई नॉलेज। और अभी जो रिपोर्टेड है ऑफिशियली, और ये उतना फैटल नहीं है अगर सही टाइम से डिटेक्ट कर लिया जाए। और ये मंकी पॉक्स आउटब्रेक इसलिए अनयूजुअल है और इसलिए मैटर ऑफ डिस्कशन कंसर्न बन गया है क्योंकि ये अफेक्ट कर रहा है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के नेशंस को। क्योंकि जहाँ पे ये वायरस होता ही नहीं है वो वहां पे आया और वहां पे एकदम बहुत तेजी से फैल गया है। और अभी देखा जाए तो यूरोप इज करेंटली द ग्लोबल एपिसेंटर ऑफ द आउटब्रेक। और यूएस के भी 44 स्टेट्स में बहुत ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं मंकी पॉक्स के। अब आइए देखते हैं कि इंडिया का क्या हाल है। तो जैसा कि हर बीमारी के साथ होता है, इंडिया में अभी इसे अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा अ, जो को चेयरमैन है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, उन्होंने कहा कि monkeypox cases are spreading unchecked in India, and the stigma attached to the disease is likely hindering the testing process in the country. और दूसरा, many more cases are expected in India. Imagine that the current outbreak of monkeypox is like a large tree that is growing underneath the earth's surface. You can't see over the soil, but it's spreading unchecked under the surface. तो इंडिया में, अगर आप इंडिया में हैं तो ये मत सोचिए कि ये फैला हुआ नहीं है। अपने बचाव के लिए पूरी तरीके से अवेयर रहिए। क्योंकि जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो हमारे को चेयरमैन है वो ऐसा कह रहे हैं तो रियली ये कंसर्न का टॉपिक है। आप भी सारे प्रिकॉशंस लीजिए। और जो मुझे दूसरी न्यूज मिली वो ये थी कि कंफर्म्स इंडिया फर्स्ट डेथ। और जिस पर्सन की डेथ हुई है उसके कांटेक्ट में आने वाले 20 लोगों को आइसोलेट किया गया है। तो अब जानना जरूरी हो जाता है कि व्हाट इज मंकी पॉक्स, कैसे शुरुआत हुई। तो आइए देखते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि ये डिजीज की शुरुआत कहाँ पे हुई, फर्स्टली ये कहाँ पे पाया जाता था, और अब हर जगह रिपोर्ट हो रहा है। तो ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट।
और इसके जो रेन फॉरेस्ट कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका, जो कि ये ग्रीन से इंडिकेटेड है, इसमें ये पाया जाता था एज अ एंडेमिक, मतलब एक लोकल जगह पे अगर कोई डिजीज डेवलप होती है, स्प्रेड होती है उसी जगह पे, बाहर नहीं जाती, तो उसको एंडेमिक बोलते हैं। तो ये एक वायरल डिजीज थी और ये पहले इसी जगह पे पाई जाती थी, लेकिन अब स्प्रेड हो रही है। और फर्स्टली कहाँ इसे रिपोर्ट किया गया, तो फर्स्टली ऐसा नहीं है कि एकदम नई डिजीज है, इसको फर्स्टली 1958 में रिपोर्ट किया गया था लेबोरेटरी मंकीज में, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया है। और उसके बाद ये पता चला कि ब्लड टेस्ट ऑफ एनिमल्स इन अफ्रीका लेटर फाउंड एविडेंस ऑफ मंकी पॉक्स इन्फेक्शन इन सेवरल अफ्रीकन रोडेंट्स। तो जिन्हें नहीं पता उनके लिए ये कि रोडेंट्स के अंदर ऐसे जो एनिमल्स आते हैं जिनके दो इंसीजर आगे की ओर निकले होते हैं, जैसे कि गिलहरी और रैट, माउस, ये सब आप सब जानते होंगे। तो यस, मंकी में पहली बार डिस्कवर किया गया, फिर फर्दर पाया गया कि ये रोडेंट्स में आ चुका है। और फिर कंसर्न तब बढ़ा जबकि ये पता चला कि ये एक जूनोसिस है। जूनोसिस का मतलब रहता है कि ऐसी डिजीज जो ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन, मतलब ये एनिमल्स में तो थी लेकिन अब ये ह्यूमन में भी आ सकती है। और सबसे पहले ये ह्यूमन में अफ्रीका में ही 1917 में रिपोर्ट हुई। तो और इन जून 2023 ये देखा गया कि यूएस में कुछ अफ्रीकन रोडेंट्स का शिपिंग के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, तो ये पता चला कि उन रोडेंट्स से ये इन्होंने अमेरिकन डॉग्स को अफेक्ट किया और डॉग से ऑब्वियसली उनके ओनर्स को, तो डॉग से ये ह्यूमन में स्प्रेड हो गई। तो ये था फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन ह्यूमन, फर्स्ट टाइम इन एनिमल, फर्स्ट टाइम इन रोडेंट। तो मंकी से रोडेंट में आया, रोडेंट से डॉग्स में और डॉग से ह्यूमन में। तो आइए अब देखते हैं कि मंकी पॉक्स जो वायरस कॉज करता है वो कैसा होता है। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि कोरोना बीमारी एक वायरस के कारण हुई, जिसे कोरोना वायरस नाम दे दिया गया। तो मंकी पॉक्स जिस वायरस के कारण हुआ उसको मंकी पॉक्स वायरस नाम दे दिया गया। और ये एक ऑर्थोपॉक्स वायरस ग्रुप का वायरस है। ऑर्थोपॉक्स वायरस, इसमें बस आपके जानने के लिए इतनी चीजें हैं कि इसी ग्रुप में स्मॉल पॉक्स के भी वायरस आते हैं। स्मॉल पॉक्स जिसे चेचक कहते हैं आम भाषा में, तो ये चेचक के वायरस का ही ग्रुप का वायरस है, इसीलिए इसके सिम्टम कुछ कुछ चेचक जैसे ही या स्मॉल पॉक्स जैसे ही होते हैं। और ये एक एनवलप्ड वायरस है एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। ये स्टूडेंट के कंसर्न का टॉपिक है। और ये एनवलप्ड का मतलब ये होता है कि आउटर सरफेस पे ऐसे स्पाइक्स प्रोटीन ऐसे लगे होते हैं और इसके अंदर ये न्यूक्लिक जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। कोरोना वायरस की बात की जाए तो वो एक एनवलप्ड लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है, जैसा कि आपको याद होगा। तो यस, ये एक कॉमन स्ट्रक्चर दिखाया है मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे इसको रखा है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऑर्थोपॉक्स जो फैमिली के वायरसेस होते हैं वो ह्यूमन में इंफेक्शन कॉज करते हैं। इसके अंदर स्मॉल पॉक्स वाले वायरस आते हैं और वैक्सीनिया वायरस आता है, जिसका यूज स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाने में किया गया है। एंड काउ पॉक्स वायरस भी आते हैं। और मंकी पॉक्स की दो स्ट्रेन रिपोर्टेड की गई, जैसे कोरोना वायरस की दो तीन स्ट्रेन रिपोर्ट की गई अलग अलग जगह पे, तो इसी तरह इसकी भी दो स्ट्रेन थी, सेंट्रल अफ्रीकन स्ट्रेन एंड वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन। और ये देखा गया है कि वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन इज टाइपिकली एसोसिएटेड विद लेस सीवियर इलनेस, मतलब ये कम फैटल है एज कम्पेयर टू दो सेंट्रल अफ्रीकन स्ट्रेन से। अब क्लिनिकल फीचर देखते हैं तो क्लिनिकल फीचर ऑलमोस्ट वैसे ही होते हैं जैसे कि स्मॉल पॉक्स के होते हैं, फीवर, बॉडी पे दाने होना, बट फिर भी आइए देखते हैं डिटेल में। इन ह्यूमन, monkeypox is similar to smallpox, although infection is usually mild and many patients are asymptomatic. एसिम्टोमेटिक इसलिए होते हैं कि अगर बचपन में आपको स्मॉल पॉक्स हो चुका है या फिर आपको स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीनेशन हुआ है,
तो आप में इसका इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक ही होगा, क्योंकि दोनों सेम फैमिली के वायरस है। तो अगर आपके अंदर स्मॉल पॉक्स की एंटीबॉडी है ऑलरेडी थोड़ी मात्रा में, तो मंकी पॉक्स का वायरस जब एंटर करेगा तो वो एंटीबॉडी उसको कुछ हद तक किल कर देगी, और जो थोड़ा बहुत वायरस रह जाएगा वो लगभग कोई सिम्टम इंड्यूस नहीं करेगा। तो यस, अगर आपको स्मॉल पॉक्स बचपन में हो चुका है तो आप थोड़े निश्चिंत हो सकते हैं। और द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मंकी पॉक्स इज 12 डेज। तो 12 डेज का मतलब है कि आपको फर्स्ट एक्सपोजर हुआ किसी इन्फेक्टेड पर्सन या एनिमल से, तो 12 दिन बाद आप में सिम्टम आना शुरू होंगे। और इलनेस कैसे होती है? जैसे कोरोना में होता था, गले में खराश से शुरुआत होती है, तो यहाँ पे बिंग्स विथ फीवर, हेडेक, मसल एक्स, बैक एक, या समझ लीजिए फुल बॉडी एक। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स। जैसा कि हर इन्फेक्शन में होता है कि लिम्फ नोड स्वेलिंग हो जाती है, तो इसमें भी होता है। और डिस्कम्फर्ट लगता है, थकान लगती है। और typically within 1 to 3 days after the appearance of fever, the patient develops a papillary rash। मतलब इस तरीके के कुछ रैशेस, बम्प्स, फ्लूड फील्ड दाने, पानी भरे, पस भरे दाने आने लगते हैं। Often first on the face, but sometime initially on the parts of the body, especially genitals और एनल, एनस के चारों ओर पेरिनेल एरियाज में ये अपीयर होने लगते हैं फेस के बाद, और फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी पे। द लेशंस यूजुअली डेवलप थ्रू सेवरल स्टेजेस बिफोर क्रस्टिंग। क्रस्टिंग आप जैसा जानते हैं, एक नॉर्मल पिंपल भी होता है तो वो पहले थोड़ा स्वेल होता है, फिर पेन होता है, फिर फाइनली वो सूखता है, तो एक क्रस्ट, एक लेयर जैसे वो निकल जाता है। तो उसी तरह ये दाने जो पस फील्ड दाने हुए हैं, जो पस फील्ड बम्प्स हैं, वो भी क्रस्टिंग और फॉलिंग ऑफ से पहले 2-4 वीक्स में ठीक होते हैं नेचुरली। पेशेंट्स आर कितनी देर ये रहता है? तो पेशेंट्स आर कंसीडर इन्फेक्शियस फ्रॉम इनिशियल सिम्टम अंटिल ऑल स्किन लेसन क्रस्ट फॉल ऑफ। दिस इज टाइपिकली 2 to 4 वीक्स, मतलब 15 दिन से 1 महीने तक का समय लग सकता है ठीक होने में। अब आइए देखते हैं कि ये कैसे फैलता है। Monkeypox virus can spread to humans from an infected animal through an animal bite or direct contact with the animal's lessons or body fluid। तो अगर आपके घर में बहुत ज्यादा चूहे हैं या तो आप थोड़ा सा अवेयर हो जाइए अभी से, और कोशिश करिए कि वो ना रहें आपके घर में, और सफाई थोड़ी मेंटेन रखिए। और monkeypox virus can spread from person to person, however it is not easily transmitted person to person। इसका वायरस इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है, आप उसके कांटेक्ट में आए तो तुरंत हो जाएगा, अनलेस अनटिल आपकी इम्यूनिटी बहुत ही वीक हो और उस पर्सन में इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा हो। तो इसको कैलकुलेट इस तरीके से किया गया है कि अगर एक 6 फीट लंबे आदमी के कांटेक्ट में आप लगातार 3 घंटे खड़े रहेंगे, तब शायद आपको इन्फेक्शन होने का चांस हो। और क्योंकि वायरस का ट्रांसमिशन होता है बाई रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, मतलब बोलते समय या कुछ अगर ड्रॉपलेट्स एक पर्सन के, इन्फेक्टेड पर्सन के मुंह से दूसरे नॉर्मल में चली गई तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है। इसके अलावा अगर स्प्रेडिंग का मेथड देखा जाए तो वो हो सकता है, अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो उसका वायरस कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट सच एज बेडिंग और क्लॉथिंग भी अगर हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आ रहा है तो उसे भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें वैसे ही प्रिकॉशन लेने हैं जैसे यूजुअली हमारे घर में स्मॉल पॉक्स में लिए जाते हैं, कि उसको एक अलग बेड पर्सन को दिया जाता है, उसकी रोज स्पंजिंग की जाती है, उसके कपड़े अलग से धुले जाते हैं, वो भी कोई ना कोई ऐसा डिसइंफेक्टेंट डाल के, एंटीसेप्टिक टाइप कुछ ऐसा डाल के कपड़े धुले जाते हैं। तो यस, ज्यादा नहीं, वैसे ही प्रिकॉशन अगर हम ले तो हम इसे पास ऑन होने से बचा सकते हैं। और
ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जैसा कि मैंने बताया लिमिटेड होता है, लेकिन आज तक जो लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंटेड इन्फेक्शन का चेन है वो रिपोर्ट किया गया है 6th जनरेशन के लिए। मतलब जो पर्सन पहली बार इन्फेक्ट हुआ उससे अ, 6 लोग फर्दर इन्फेक्ट हुए। तो आज तक लॉन्गेस्ट यही है। तो ज्यादा कंसर्न की बात नहीं है, बस सावधानी बरतनी है। और एक जो डब्ल्यूएचओ ने ये कंसर्न थोड़ा सा बढ़ाया है, हाईलाइट करके बोला है, तो यस, ये increased risk of transmission during sexual and intimate contact, especially between men who have sexual intercourse with men। तो अगर मेन और मेन के बीच अगर कोई भी फिजिकल कांटेक्ट है तो ये बढ़ने के चांसेस है। तो और मल्टीपल पार्टनर्स से भी अगर किसी इंसान का कांटेक्ट है तो भी वो ज्यादा प्रोन हो सकता है इस डिजीज के। अब देखते हैं डिटेक्शन का मेथड। तो डिटेक्शन का ऑफ वायरल डीएनए बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज प्रेफर्ड लेबोरेटरी टेस्ट फॉर मंकी पॉक्स। और जो डायग्नोस्टिक सैंपल है वो रैश, स्किन के जो बम्प्स है उनसे निकला हुआ जो क्रस्टिंग है और फ्लूइड है, और बायोप्सी भी, बायोप्सी में आई थिंक वो फ्लूइड फ्लूइड से ही कुछ जो बम्प्स है उनसे ही कुछ सैंपल लेके ये टेस्ट किया जाता है। और पीसीआर इसका कोई रैपिड एंटीजन डिटेक्शन किट वाला मैटर सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि ये ऑर्थोपॉक्स फैमिली के अलग अलग वायरसेस के भी डिटेक्शन नहीं कर पाता है। और पीसीआर में क्या होता है कि अगर वायरल डीएनए है तो उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक प्राइमर लेके उसको मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, और जिससे कि स्पेसिफिक डिटेक्शन हो सकता है। तो ये स्पेसिफिक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और आइए अब थोड़ा ट्रीटमेंट के बारे में जान सकते हैं। मोस्ट पेशेंट हैव माइल्ड इलनेस एंड रिक्वायर नो ट्रीटमेंट। जैसा कि मैंने कहा कि वैसे तो एक सर्टेन एज तक आते आते आप इतने वायरसेस और इतने ज्यादा बीमारियों से आप रूबरू हो जाते हैं कि आप खुद इम्यून हो जाते हैं। लेकिन माइल्ड इलनेस भी है तो थोड़ा ध्यान दे के प्रिकॉशन लेके और लोगों को इन्फेक्ट होने से रोका जा सकता है। Vaccine used during the smallpox eradication program also provided protection against monkeypox। ये WHO की वेबसाइट पे ये इंफॉर्मेशन थी। तो अगर आप ऑलरेडी बचपन में वैक्सीनेटेड हैं, जैसा कि इंडिया में प्रोग्राम है, बाकी कंट्रीज में भी डेफिनेटली ऐसा कुछ प्रोग्राम होता होगा, तो फिर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतनी है। प्राइमरली द ट्रीटमेंट, और अगर आपकी सीवियर कंडीशन हो जाती है या किसी की भी, तो उसे मेंटल सपोर्ट की जरूरत है। और साथ साथ एंटीवायरल और मेडिसिन दी जाती है। ये एंटीवायरल मेडिसिन ये है जो रिकमेंडेड है डब्ल्यूएचओ की साइट पे, ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से। और 2 वैक्सीन भी स्पेशली मंकी पॉक्स के अगेंस्ट है, ये दोनों। और these vaccines are used to prevent monkeypox infection and can be used for post exposure vaccination। मतलब कि अगर आपका एक्सपोजर हो गया किसी मंकी पॉक्स के से इन्फेक्टेड पर्सन से, तो भी आप जाके ये वैक्सीन अगर ले ले तो ये चांसेस है कि आप जो है बच सकते हैं फर्दर और इन्फेक्शन होने से। और ये भी डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट से मुझे मिला, हाउ टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ इफ रिकवरिंग एट होम। आप अपने रैशेस को खुजलाइए मत, उसमें ईचिंग मत करिए, अपने हाथ क्लीन करिए, और रैश ड्राई, और अगर ड्राई रखिए और उसके बाद रैश को क्लीन करिए, करते रहिए, और वार्म वाटर से स्पंजिंग करिए, और पैरा दवा लेते रहिए, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, लोगों से कनेक्ट रहिए, एक्सरसाइज करिए। और अगर बहुत ज्यादा आप परेशान हैं तो डॉक्टर से हेल्प लीजिए। और दूसरों को आप कैसे बचा सकते हैं, ये कुछ मेथड्स हैं। अपने रैश को बांध के रखिए, और अलग टॉयलेट यूज करिए, और हाथ धोते रहिए।
और खिड़की खुली रखिए, मास्क लगाइए। ये सब कुछ मैथड्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच more videos, and please like and share the videos, and please do subscribe. Thank you.